हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th साइंस के पोल स्टार में से सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं। पहले 4 सैम्पल पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम सैम्पल पेपर नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव फ्यू यूजेस ऑफ कोल। हमें कोल के कुछ यूजेस बताने हैं। तो कोल के काफी सारे यूज हैं। कोल को हम घरों में यूज करते हैं फ्यूल की फॉर्म में, कुकिंग करने के लिए। जो विलेजेस वगैरह है वहाँ पे अभी भी जो है वो अंगीठी पे जो है वो फूड पकाया जाता है, जिसमें जो है वो खाना बनाते हैं, जिसमें कोयले को यूज होता है। और इसके अलावा हमारे जो इंडिया है उसमें जो बिजली बनती है थर्मल पावर प्लांट्स में, वो भी ज्यादातर जो है वो कोयले से ही बनती है। ज्यादातर कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो है वो कोयले को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कोयले को थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको इंडस्ट्रीज में भी जो है फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं। पुराने टाइम में जो है वो रेलवे इसी से चलती थी। रेलवे के इंजन्स को चलाने के लिए जो है वो कोयले को ही इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे पास कोयले के। इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। तो गिव फ्यू यूजेस ऑफ कोल, इट इज यूज एज अ फ्यूल टू कुक फूड। इसको हम खाना बनाने के लिए फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं। टू प्रोड्यूस द स्टीम्स टू रन एन इंजन जो स्टीम इंजन को चलाने के लिए जो है हम कोयले को इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी जो है हम कोयले को ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, हम इंडस्ट्रीज में जो है कोयले को एक फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। तो नॉइज पोल्यूशन का ह्यूमंस पे क्या क्या इफेक्ट है। इससे पार्शियल डेफनेस हो सकती है, बहरापन आ सकता है। इसके अलावा ये जो है वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, जिसके कारण एंजाइटी मीन्स की बेचैनी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे हाइपर टेंशन हो जाती है। और इसके अलावा नींद, नॉइस पोल्यूशन में ज्यादा नॉइसी एरियाज में रहने के से जो है वो नींद पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो नींद जो है वो कम आने लगती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं हम। इससे लैक ऑफ स्लीप होती है, नींद कम आती है, हाइपर टेंशन होती है, एंजाइटी होती है। एंजाइटी मीन्स बेचैनी। जब आप लगातार शोर के अंदर रहोगे तो आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, पार्शियल डेफनेस होनी शुरू हो जाती है, अधूरा बहरापन आना शुरू हो जाता है कानों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहेली had heard that the rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in the clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle shows the deflection. What could be the reason? पहेली ने ये सुना था कि जो रेन वाटर है वो प्योर वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर की तरह। तो इसीलिए उसने क्या किया, रेन वाटर को कलेक्ट किया एक टम्बलर के अंदर और फिर उसे टेस्टर से चेक किया। उसमें वो देख के सरप्राइज होगी कि वो रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था। ऐसा क्यों जबकि उसे कंडक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्योर है और हम प्योर जानते हैं कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर होगा कि नो डाउट रेन वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। बट हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। जब रेन की ड्रॉप्स ऊपर से आसमान से चलना शुरू करती है तो वो रास्ते में एनवायरनमेंट की इम्प्योरिटीज के साथ मिलती रहती है, धूल मिट्टी के साथ मिलती रहती है, जिसके कारण वो जमीन तक आते आते जो है वो इम्प्योर हो जाती है, जिसके कारण पानी की बारिश की बूंदों में इम्प्योरिटीज आ जाती है और जिसके कारण वो पानी जो है वो फिर प्योर नहीं रहता और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका बेसिक रीजन यही है कि रेन वाटर प्योर वाटर है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। वो इम्प्योरिटीज जो है वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, जिसके कारण रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं हम। नो डाउट रेन वाटर इज अ प्योर फॉर्म लाइक द डिस्टिल्ड वाटर। जो रेन वाटर होता है वो प्योर वाटर तो होता है, बट द एनवायरनमेंट इज कंटेमिनेटेड विद द मेनी इम्प्योरिटीज। एनवायरनमेंट में काफी सारी इम्प्योरिटीज है। दिस इम्प्योरिटीज गेट डिजोल्व इन द रेन वाटर। ये इम्प्योरिटीज जो है वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और उसको जो है वो कंडक्टर बना देती है, उसको इम्प्योर बना देती है पानी को। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करने हैं उर्सा मेजर और हमारा ओरायन। तो ये हमारा उर्सा मेजर है। इसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, इसको बिग डिपर भी बोलते हैं और इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा उर्सा मेजर है। 7 स्टार्स होते हैं इसमें प्रोमिनेंटली और ये वाला पोल स्टार होता है। बिग डिपर की फॉर्म में इसको बनाया जाता है। ये हमारा जो है ये ओरायन है, इसमें भी जो है मेनली 7 स्टार होते हैं। इसकी सीध में यहाँ पे सीधे एक स्टार बनाएंगे तो यहाँ पे एक साइरस बनता है जो कि सबसे बड़ा स्टार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई प्लास्टिक मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन्स इज प्रेफर्ड ओवर द नेचुरल मटेरियल्स। क्यों हम प्लास्टिक मटेरियल्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे नेचुरल मटेरियल्स के। इसके क्या क्या कारण है? इसके मेन रीजन तो यही है कि ये चीपर होते हैं, प्लास्टिक जो होती है वो सस्ती होती है और इसको हम आसानी से जो है वो खरीद सकते हैं और जो है वो यूज कर सकते हैं। ये हल्की होती है और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना जो होता है वो आसान होता है। ये अनब्रेकेबल होती है, जल्दी खराब नहीं होती, जल्दी टूटती नहीं है, ज्यादा ड्यूरेबल होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिससे इसको इस्तेमाल करना काफी इजी रहता है। और प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, आसानी से इसको मोड़ा तोड़ा जा सकता है जैसे मर्जी हम शेप इसमें चाहे, और ये अलग अलग कलर की भी हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण प्लास्टिक मटेरियल्स को जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसके ऊपर रीड कर लेते हैं। इट इज चिपर एंड कैन मेड ऑन अ लार्ज स्केल। ये सस्ती होती है, इसको काफी बड़े स्केल पे बनाया जा सकता है। इट इज लाइट वेट एंड कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड। ये हल्की होती है इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेके जाया जा सकता है। ये अनब्रेकेबल है, इट इज अनब्रेकेबल, कोरेजन फ्री, टफ एंड फ्लेक्सिबल। ये टूटती नहीं है जल्दी, इसको जल्दी जंग नहीं लगती, ये काफी मजबूत होती है। इट कैन बी इजिली मोल्डेड, इसको किसी भी शेप में जो है वो बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज शोन इन द डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये डायग्राम जो है वो हमारा लार्नेक्स का जो है वो डायग्राम है, जो कि बेसिकली हमारा वॉइस बॉक्स है। यहीं से जो है वो हमारी आवाज आती है। हमारे जो ह्यूमंस बीच में जो आवाज होती है वो लार्नेक्स के ओपन और क्लोज होने के कारण ही होती है। जब ये ओपन और क्लोज होता है तो इसकी जो ट्यूब्स होती हैं उसमें स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण जो है वो हमारी आवाज अलग अलग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई चार्ज बैलून इज रिपेल बाय अनदर चार्ज बैलून वेयर एज एन अनचार्ज बॉडी बैलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बैलून। बोल रहे हैं कि अगर दोनों बैलून्स चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं, जबकि अगर एक अनचार्ज हो और एक चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर दोनों बैलून्स चार्ज हो जाएंगे तो दोनों पे सेम चार्ज होगा, और हमें पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए जो है वो दोनों बैलून्स रिपेल करेंगे जब वो चार्ज होंगे, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। इसके अलावा जब एक चार्ज होगा और एक अनचार्ज होगा तो मतलब एक पे चार्ज है दूसरे पे नहीं है, दोनों पे अलग अलग चार्ज हो गया, जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो रीजन क्या है उनके रिपेल करने का, क्योंकि दोनों बैलून्स के ऊपर सेम चार्ज है और हमें पता है कि सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए दोनों बैलून्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनके अट्रैक्ट करने का कारण क्या है, दोनों पे अलग अलग चार्जेस है और हमें पता है कि दो अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये वाले बैलून्स जो है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पे, सेम मटेरियल्स गेट द सेम चार्ज ऑन द रबिंग एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए दोनों बैलून्स आपस में रिपेल करेंगे। देयरफॉर बैलून्स ऑन रबिंग आर सिमिलर चार्ज एंड दस रिपेल ईच अदर व्हाइल द चार्ज एंड द अनचार्ज बैलून्स अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास, why is the distance between the stars is expressed in light years? What do you understand by the statement that the star is 8 light years away from the earth? लाइट ईयर क्या है, हमारी जो स्पेस के डिस्टेंस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। इतने बड़े डिस्टेंसेस को हम किलोमीटर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हमें सूरज तक का डिस्टेंस लिखना तो वो किलोमीटर्स में काफी बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा नंबर हम आसानी से पढ़ने में भी कंफर्टेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने स्पेस के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट बनाई है। उस यूनिट को हम लाइट ईयर बोलते हैं। और लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है, लाइट ईयर होती है कि हमारी लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज वेरी लार्ज, जो तारों के बीच का डिस्टेंस होता है वो काफी बड़ा होता है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियंस और द बिलियन किलोमीटर। ये मिलियन और बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। सो इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर, इसलिए हम इनको किलोमीटर में आसानी से नहीं एक्सप्रेस कर पाते। सो अनदर लार्जर यूनिट इज कॉल्ड द लाइट ईयर, इसलिए हमने इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक नई यूनिट बनाई है जिसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। इसको हम ये कहते हैं कि लाइट ईयर जो है वो एक लाइट ईयर उस बराबर है जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट द्वारा
कवर किया गया 1 साल का डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा लाइट ईयर, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट जो है वो 1 साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आया कहाँ से, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। लाइट की स्पीड होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ये लाइट की स्पीड है। उसे कितने दिनों के लिए चलना है, उसे 365 दिनों के लिए चलना है। हर दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। और हर घंटे के अंदर जो है वो 60 मिनट होंगे, हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होंगे। और जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻15। उसके बाद इन्होंने 8 ईयर्स पूछा था, मतलब कि 8 सालों में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम 9.46 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो जो स्टार है वो हमारी धरती से इतना दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में हमें अमाउंट बताना है कि इसमें 21% जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है, 78% जो है वो हमारा नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, ये सारे जो है वो स्मॉल अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपने याद किया ही हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। हमें बताना है कि अच्छा फ्यूल क्या है। एक अच्छा फ्यूल वो फ्यूल होगा जो आसानी से मिल जाए, जो सस्ता हो, जो कम जलाने से हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सके, जिसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान हो और जिसकी अवेलेबिलिटी हर जगह पे होनी चाहिए। तो ऐसे फ्यूल्स को हम बोलेंगे कि वो गुड फ्यूल्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, उसे हर जगह पे मिलना चाहिए। इट शुड बी चीप, उसे सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी क्लीन एंड शुड नॉट प्रोड्यूस द पॉइजनस गैसेस आफ्टर द बर्निंग, इसे साफ सुथरा होना चाहिए ताकि ये पोल्यूशन कोज ना करे। इट शुड प्रोड्यूस मोर एनर्जी, से ज्यादा एनर्जी जो है वो पैदा करनी चाहिए। इसको आसानी से, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सके और आसानी से इसको स्टोर करके भी रखा जा सके। ये सारी किसी भी एक अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोक एंड कोल। कोक एंड कोल में क्या डिफरेंस है। कोल जो है इट इज एन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की। कोक जो होती है वो अमोर्फस फॉर्म होती है कार्बन की। ये जो है वो प्लांट्स के डिके से बनते हैं। और ये जो होता है कि जब हम उसको कोयले को एयर की एब्सेंस में बर्न करते हैं तब हमारे पास जो है वो कोक की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिव सम मिथ्स अबाउट द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बारे में हमें कुछ मिथ्स बताने हैं। पुराने टाइम में काफी सारे मिथ्स जो है वो एडोलेसेंस के बारे में चलते होते। पुराने टाइम में काफी सारे मिथ्स है, जैसे कि अगर कोई एक ऐसी लड़की जिसको मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं, अगर वो किसी लड़के को देखेगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। जब भी उसे मेंस्ट्रुएशंस होते थे, जब भी उसको पीरियड होते थे तो उसको घर से बाहर रखा जाता था, घर के अंदर नहीं आने देते थे। तो ये कुछ मिथ्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वही पूछ रहे हैं वो मिथ्स क्या है। अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक एट द बॉय ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, अगर वो पीरियड्स के दौरान किसी लड़के को देख लेगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ सीमन लॉस मीन्स लॉस ऑफ 10 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड विच विल मेक द बॉय वीक, अगर किसी लड़के का सीमन निकल रहा है तो वो 10 बूंदे जो है वो खून, एक बूंद सीमन की 10 बूंदे खून के बराबर है, जिसके कारण जो लड़के हैं वो कमजोर हो जाते हैं। बट ऐसा असल में कुछ नहीं है। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा होते हैं वो अगर लड़की पैदा हो रही है हर बार तो उसके लिए उसकी मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था, जो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे के पैदा होने पे मदर का कोई भी जो है वो रोल नहीं होता। बच्चा क्या पैदा होने वाला है वही सिर्फ फादर ही डिटरमाइन कर सकता है। लड़का होगा कि लड़की होगी वो फादर पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, जब भी उनको पीरियड चल रहे होते थे लड़कियों को तो उनको किचन के अंदर आने की अनुमति नहीं होती थी। ये कुछ मिथ्स से जो कि एडोलेसेंस के बारे में है। उसके बाद चेंजेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द फ्री एंड्स ऑफ ए टेस्टर आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक कंपास नीडल, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। जब हम उसके अंदर टेस्टर को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो कंपास जो है वो इसीलिए हिलती है क्योंकि वो जो लिक्विड है वो अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, और जिसके कारण सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। और करंट फ्लो होने के कारण ही जो है वो मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।